नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ये हमारी मोस्ट पॉपुलर सीरीज भी है। इस सीरीज में हम क्या करें? इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं। अब बात ये आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से। देखिए, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट लगा लीजिए। हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो चैप्टर के कंसेप्ट, चैप्टर के थीम से जुड़े होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस इन्हीं 30% टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने जो फोकस किया है इस सीरीज में, वो इसी टाइप के टॉपिक्स के ऊपर किया है। यानी कि पहले टाइप के क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, वो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद बात आती है सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की। सेकेंड टाइप के कौन से क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए इस सीरीज में? वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। ओके, लैंग्वेज लिटिल बिट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी वो क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस जिनको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट जो ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में, उनकी भी अच्छी खासी वेटेज रहती है। और स्कोर करने के लिए, अच्छा अगर हमें स्कोर करना है तो उनके ऊपर भी फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने उस टाइप के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया। यानी कि ये 3 टाइप के जो कंसेप्ट आपके एग्जाम में रहते हैं, उन सभी को हम इस सीरीज में लेकर के आ रहे हैं। आज क्या करने वाले हैं? आज का हमारा चैप्टर रहेगा आपका क्लास 10th जियो का थर्ड चैप्टर है, दैट इज वाटर रिसोर्स, जल संसाधन। इसमें हम वाटर की बात करेंगे। इजी सा चैप्टर है ये। चैप्टर में क्या दिए गए? चैप्टर में जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है कि वाटर कितना है हमारी अर्थ के ऊपर। उसके बाद बात की जाती है कि वाटर तो बहुत सारा है। ओके, 75% जो अर्थ का सरफेस है दैट इज कवर्ड विद द वाटर। लेकिन फिर भी हम वाटर स्कैरसिटी फेस करें, शॉर्टेज ऑफ द वाटर फेस करें, उसके रीज़न क्या है, कोजेज़ क्या है, वो दिया गया है। जब हम कोजेज़ को फाइंड आउट करते हैं तो बहुत डीप में चले जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट पानी है और इतनी ज़्यादा समस्या खड़ी हो रही है, तो क्या किया जाए? तो उसके बाद उसमें बात की गई है जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स है, उसकी बात की गई है, उनके एडवांटेज की बात की गई है, उनके डिसएडवांटेजेस की बात की गई है, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों डिस्कस की गई है। उसके बाद आ जाता है कि और क्या किया जा सकता है। तो उसमें बात निकल के आती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वो बड़ा यूनिक सा है, उसके साथ जाया जा सकता है। बस इतने में चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें कि लास्ट 10 ईयर्स के कि इस चैप्टर में से क्या कुछ रहा है, देखिए, इस चैप्टर में से एक तो आपका मैपवर्क का क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। उसके बाद बात की जाए तो एक क्वेश्चन और रहता है जो कभी 3 मार्कर में होता है, कभी 5 मार्कर में रहा है। अभी का जो लेटेस्ट सिनेरियो है, तो उसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की, इस वीडियो की। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन कौन से बनेंगे। उसके बाद हम सेकंड जो सेगमेंट रहेगा उसमें हम शॉर्ट, और उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, वो आपके 2 या 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इज वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वाटर है वो किस टाइप का रिसोर्स है। इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, बड़ा अजीब सा फैक्ट है कि हमारा जो 71% अर्थ सरफेस है दैट इज कवर्ड विद द वाटर। और उसके बाद भी हम बात करें कि वाटर स्कैरसिटी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करें, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 71% सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। और वाटर एक रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद भी अगर पानी की कमी है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो किस टाइप का ये रिसोर्स है? इट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्ल्ड्स वाटर एग्जिस्ट एज ओशन एंड फ्रेश वाटर। हमें बताना है कितना पानी है वो एज ए ओशन वाटर के रूप में अवेलेबल है, और कितना पानी है, कितना वाटर है जो फ्रेश वाटर है। ओके, तो देखिए 97.5% जो वाटर है इट इज़ अवेलेबल इन द ओशंस एंड इट इज़ ए सैलाइन वाटर। ओके, यानी कि खारा पानी है। कितना? 97.5%। एंड फ्रेश वाटर की बात करें तो रेस्ट ऑफ द 2.5% वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेश वाटर। यानी कि केवल 2.5% पानी ऐसा है जो मीठा पानी है,
और उसमें से भी अगर बात करें नियर अबाउट 1.6% जो वाटर है दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द आइस इन द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, माउंटेन्स एटसेट्रा, यानी कि लेस देन 1% वाटर है दैट इज अवेलेबल फॉर आवर ओन यूज। हमारे अवेलेबिलिटी के लिए, हमारे यूज के लिए जो अवेलेबल है दैट इज लेस देन 1% वाटर। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कितना पानी है वो ओशन में है, तो 97% वाटर है दैट इज ए सॉल्टी वाटर, सैलाइन वाटर, ये ओशन में है, और 2.5% है दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, विच आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। हमें बताना है कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज कौन से हैं। तो देखिए, प्रेसिपिटेशन, वर्षण हो गया, बारिश हो गई। ओके, सरफेस रन ऑफ सच एज द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, ये भी फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, एंड द ग्राउंड वाटर। ओके, ये 3 सोर्सेज है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ वाटर स्कैसिटी। वाटर स्कैसिटी, जल की कमी है, तंगी है, उसके 2 कारण बता दीजिए। तो एक इसमें रहेगा रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। मोर पॉपुलेशन मीन्स जस्ट नॉट ओनली मीन्स दैट मोर पीपल, ज़्यादा जनसंख्या मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लोग अकेले हैं, इसके साथ साथ ये भी होता है कि ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा पेट, भूख लगेगी, ज़्यादा खाने के लिए चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में भी हमें ज़्यादा पानी की नीड होगी। तो वाटर स्कैसिटी का एक बड़ा रीज़न ये भी है। सेकेंड है पॉल्यूशन। वाटर, जैसे हमने बात किया कि ओनली लेस देन 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर ओन यूज़ एंड वी आर गेटिंग इट पॉल्यूटेड, हम उसको भी पॉल्यूट करते जा रहे हैं, पानी की तंगी तो होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5th क्वेश्चन है 1 मार्कर में। 5th क्वेश्चन को देखिए। 5th क्वेश्चन, हाउ मच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, कितने परसेंटेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। देखिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसमें से एक शेयर वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो हाइड्रो पावर कितनी है उसमें से हमें बताना है। तो इट इज़ नियर अबाउट 22%, यानी कि टोटल जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें से 22% है दैट इज़ हाइड्रो पावर, यानी कि जिसको हिंदी में कहीं जल विद्युत है, जो पानी से बनाई जाती है। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। व्हाट आर द डाइवर्शन चैनल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस कॉल्ड। वेस्टर्न हिमालय में देखिए कि जो पानी आता है, जैसे ये माउंटेन रीजन है, यहाँ से बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, तो उसको अलग अलग डायरेक्शंस में मोड़ दिया जाता है, ऐसे पतली पतली खाइयों के द्वारा। ओके, तो ये कहलाते हैं डाइवर्जन चैनल्स। ये जो डाइवर्जन चैनल्स हैं इनको क्या कहा जाता है वेस्टर्न हिमालय में? दीज आर नोन एज द गुल्स और द कूल्स। ओके, गुल्स और द कूल्स इनको कहा जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, स्टेट एनी वन रीजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें बताना है, कोई ये कारण बताना है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का, टू इंश्योर कि क्यों हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए। सो टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी बिकॉज वाटर इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। देखिए, टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी वी नीड टू कंजर्व द वाटर। देखिए भाई, अगर हमें बढ़ती जनसंख्या के लिए खाना प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, और वो पानी कहाँ से आएगा? जब उसको हम कंजर्व करेंगे। तो एक अगर हमें बताना तो आप ये बता सकते हो, टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी वी नीड टू कंजर्व द वाटर। सेकंड आप ये बता सकते हो, बिकॉज ओनली लेस देन 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर आवर ओन यूज, सो वी नीड टू कंजर्व इट। ओके, द वाटर इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो वी नीड टू कंजर्व इट। बहुत सारे यहाँ पे आप लॉजिक दे सकते हो, रीजन बता सकते हो। उसके बाद 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच रिवर वॉज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सोरो। कौन सी नदी को रिवर ऑफ सोरो, शोक की नदी, दुख की नदी कहा जाता था? इट वॉज दामोदर रिवर। इस चैप्टर में बात की गई वो दामोदर रिवर की बात की गई। अर्लियर दामोदर रिवर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड स्केल्स फ्लड्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में फ्लड आती थी बड़े पैमाने पे, बड़ा विनाश होता था। वो किसके कारण आती थी? दामोदर रिवर के कारण आती थी। आफ्टर दैट उसके ऊपर एक डैम बना दिया गया और उसके बाद सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 मार्कर में। दिस वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट आर टंकाज। टंका या टांका के नाम से भी जाने जाते हैं। ये टंका या फिर ये टांका है क्या, ये हमें बताना है। देखिए, टंकाज आर अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये क्या है? दीज आर द अंडरग्राउंड जो स्टोरेज या अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, जिसको राजस्थान में कुंड भी बोला जाता है, इनको टांका या टंका के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो टंकाज आर अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द एरिड और द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो शुष्क या अर्ध शुष्क जो इलाका है, यानी बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका आ गया, बीकानेर का इलाका आ गया, तो वो जो इलाका है वहाँ पर ये टांका या कुंड
बहुत फेमस है। तो व्हाट आर द टांकास? टांकास आर अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स तमिलनाडु टू स्टैंड आउट विद रिगार्ड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कि ऐसे क्या है जो तमिलनाडु को स्पेशल बनाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, यानी कि बाकी स्टेट से अलग खड़ा करता है तमिलनाडु को। तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया, तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state। देखिए, तमिलनाडु भारत का अकेला और पहला स्टेट है जहां पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दी गई है। ओके, यानी कि ऐसा पहला स्टेट है और कहीं पे अभी तक नहीं किया गया है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कमर्शियल बिल्डिंग जितनी भी है उनके लिए कंपलसरी है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन हर एक हाउस होल्ड के लिए कंपलसरी नहीं है। तो बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया गया तमिलनाडु के थ्रू कि हाँ, ये कि अगर आपका घर बना तो मतलब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू पे फाइन, आपको फाइन देना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका 10th क्वेश्चन है। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11th हमारा क्वेश्चन देगा, विच सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम वाटर इज प्रिवेलेंट इन मेघालय? कि मेघालय में कौन सा तरीका अपनाया जाता है जिससे कि स्ट्रीम वाटर है उसको मतलब अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पे बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उसको अडॉप्ट किया गया, यानी कि बांस जो होता है, बेम्बू जो होता है वो खोखलात होता है बीच में से, तो उसकी ऐसे पाइपलाइन बना ली जाती है, ऊपर से पानी आ रहा है, रोड के ऊपर से उसको निकाल दिया, उसमें कहीं कहीं पे होल कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे से होल कर दिए जाते हैं। तो जहाँ पर भी उसमें से पानी धीरे धीरे वो बूंद बूंद करके रिश्ता रहता है जहाँ पर भी प्लांट लगा होता है, तो दैट इज़ नोन एज द बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर इन मेघालय। मेघालय में काफ़ी पॉपुलर है ये। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पालर पानी? ये पालर पानी क्या होता है ये हमें बताना है। पालर पानी मीन्स प्योर वाटर, पालर मीन्स प्योर, पानी मीन्स वाटर, सो पालर पानी मीन्स प्योर वाटर। Rainwater is commonly referred to as the पालर पानी in the arid and the semi-arid regions of राजस्थान। देखिए, जो रेन वाटर है उसी ही पालर पानी कहा जाता है। कहाँ? राजस्थान में कहा जाता है, क्योंकि इसे वो सबसे शुद्ध पानी मानते हैं। ओके, सो पालर पानी मीन्स द प्योर वाटर एंड द रेन वाटर इज कॉमनली रेफर्ड एज द पालर पानी इन द एरिड एंड द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया 1 मार्कर में। टोटल 17 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 1 मार्कर में। 13th क्वेश्चन है हमारा, हौज खास टैंक इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। हमें बताना कि ये दिल्ली में जो हौज खास टैंक है वो किसने बनाया? हौज खास का एक कुआं है वहाँ पे, वो किसने बनाया? तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा ये बनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन नर्मदा रिवर। भाई ये काफ़ी चर्चा में रहता है सरदार सरोवर डैम, बिकॉज द पीपल आर अपोजिंग दिस डैम। बहुत साल हो गए इसको अपोज किया जा रहा है। इसको अपोज क्यों किया जा रहा है? इसको अपोज किया जा रहा है बिकॉज इन लार्ज स्केल द पीपल हैड टू डिस्प्लेस, बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से मतलब उजड़ना पड़ा था, भागना पड़ा था, उनको जगह छोड़ करके जाना पड़ा था। सो दीज पीपल अपोजिंग दैट वन, अभी भी अपोज करें। ओके, सो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 15th क्वेश्चन है, विच आर्टिफिशियल लेक वॉज बिल्ट इन द 11th सेंचुरी? 11th सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल लेक को बनाया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर एंड दैट वॉज द लार्जेस्ट लेक ऑफ दैट टाइम। उस टाइम की वो सबसे बड़ी लेक थी, वो कौन सी थी? दैट वॉज भोपाल लेक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। 16th हमें क्वेश्चन दिया गया, नेम 2 टेक्निक्स ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की 2 टेक्निक बतानी। एक तो पहले ही जो टेक्निक रहेगी रिचार्ज थ्रू हैंड पंप, कि अगर घर में हैंड पंप लगा हुआ कहीं पर भी तो उसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, यानी कि इससे भी हम वाटर कंजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। सेकेंड है रिचार्ज थ्रू द अबेंडन्ड डग वेल, कि कहीं पे अगर कुआं है तो उसमें भी हम पानी डाल सकते हैं, इससे भी हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वे इज दैट वी कैन स्टोर द रेन वाटर थ्रू द अंडरग्राउंड टैंक्स। अंडरग्राउंड अगर टैंक है तो उसके थ्रू भी हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कई सारे मेथड हो सकते हैं। उसके बाद 17th हमारा क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है ये हमें बताना है। सो रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। ओके, सबसे शुद्ध पानी है वो बारिश का पानी होता है।
हालांकि स्टार्टिंग की अगर बात करें तो कुछ मिनट्स के लिए हमें एसिड रेन्स का सामना करना होता है, तो उसके बाद का जो वाटर होगा वो प्योरेस्ट होगा। तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। When 3/4 of the Earth's surface is covered with the water, how is water scarce? देखिए जब पूरी धरती है उसका 3/4 के आसपास जो जितना भी सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, तो फिर पानी की कमी क्यों है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। या फिर इसकी लैंग्वेज रह सकती है व्हाट इज मेंट बाय वाटर स्कैसिटी एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस, कि ये वाटर स्कैसिटी क्या होती है और इसके कारण क्या है, ये हमें बताना है। क्लियर? सो सबसे पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज दिस वाटर स्कैसिटी। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर स्कैसिटी। पानी की जो कमी है उसे हम हिंदी में कहते हैं जल दुर्लभता, इंग्लिश में कहेंगे वाटर स्कैसिटी। ओके, द शॉर्टेज ऑफ द वाटर इज नोन एज द वाटर स्कैसिटी। क्लियर? अब इसके कोजेस क्या है? पहला कोज है ओवर एक्सप्लोटेशन, दैट ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और ड्यू टू द वेरियस रीजंस वी आर ओवर एक्सप्लोइटिंग आवर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज है उसका ओवर एक्सप्लोटेशन करें, वी आर ओवर यूजिंग दीज रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इन पंजाब एंड हरियाणा we are overusing the underground water. Okay, in urban areas we are overusing to just to wash out our vehicles etc. Okay, तो एक तो रीजन ये है कि जहां पर पानी अवेलेबल है वी आर overusing it and we are creating a situation like the water scarcity. Okay, पहला ये होगा। सेकेंड है ओवर पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। मोर पॉपुलेशन मीन्स वी नीड मोर वाटर टू ड्रिंक, टू कुक एंड फॉर क्लीनिंग, फॉर हाउसिंग एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। हमें ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये भी एक बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है कि ड्यू टू दैट वी आर फेसिंग द वाटर स्कैर्सिटी लाइक सिचुएशन। इससे भी एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। तीसरा इसमें कोजेज रहेगा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। मेनी प्लेसेज आर देयर विच आर नॉट रिसीविंग द एडिकेट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। काफ़ी सारे इलाके जहाँ पे बारिश ही कम हो रही है। ओके, और जहाँ बारिश कम हो रही है तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट मीन्स दैट दे आर ऑलरेडी फेसिंग द वाटर स्कैर्सिटी। दे आर इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग इट इज़ गोइंग टू बी इवन वर्स ऑन द सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। ओके, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर स्कैर्सिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो एनुअल रेनफॉल है वो है लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल है। तो देखिए वहाँ पे कैसे काम चलेगा। उसके बाद फोर्थ है पॉल्यूशन। Only less than 1% water is available for our own use and we are getting it polluted. हम इसको polluted करते जा रहे हैं and that is also a serious cause of the water scarcity. इससे भी पानी की कमी हो रही है। मिसमैनेजमेंट भी इसमें एक रीजन हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो अपने यहाँ पे वी आर रिसीविंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, बट वी आर नॉट मैनेजिंग इट प्रॉपरली। हम उसको मैनेज नहीं करें। जैसे रिवर्स है, रिवर्स के थ्रू जितना पानी आता है वो वापस ओशंस में चला जाता है। ओके, वी आर नॉट कंजर्विंग द वाटर, हम वाटर को कंजर्व नहीं करते। जैसे जुलाई की बात करें या जून की भी बात करें तो जून में मुंबई में फ्लड ही फ्लड होती है, और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में पानी की कमी होती है मुंबई में। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? Because they are not managing the water resources. So mismanagement of the water resources is also responsible for the water scarcity. उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग में वी आर यूजिंग द HYV सीड्स एंड HYV सीड्स नीड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये भी है कि इंक्रीजिंग जो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन मीन्स दैट वी नीड मोर फूड, हमें ज़्यादा फूड चाहिए, एंड टू प्रोड्यूस मोर फूड वी नीड मोर वाटर फॉर इरीगेशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये कुछ कोजेज रहेंगे कॉमन से, जिनमें से कुछ भी 3-4 कोजेज आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पानी की कमी क्यों है, वाटर स्कैर्सिटी क्यों फेस करें हम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। व्हाट आर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, गिव एग्जाम्पल्स। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ओके, जलीय ढांचे क्या होते हैं ये हमें बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, गिव सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एंशियंट इंडिया। पुराने प्राचीन भारत से हमें एग्जाम्पल देने हैं और हमें प्रूव करना है कि वाटर कंजर्वेशन इज़ आवर हैबिट, हमारी आदत रही है। ओके, उसके बाद सेकंड इसका क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी रह सकती है कि हाउ वाज द वाटर कंजर्व्ड इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में पानी को कैसे कंजर्व किया जाता था। गिव सम एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। कुछ एग्जाम्पल्स दे करके बताना कि भाई पुराने टाइम में ऐसे पानी को कंजर्व किया जाता था इंडिया में।
इन एंशियंट इंडिया water was conserved by the constructing advanced hydraulic structure like dams built of storm rubble। देखिए कि पुराने समय में क्या होता था कि इन एंशियंट इंडिया वाटर वाज कंजर्व्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग एडवांस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। कैसे? जैसे कि डेम्स बनाए जाते थे बिल्ट ऑफ द स्टोन रबल। स्टोन रबल के डैम कैसे होते हैं? जो अलग अलग साइज के होते हैं ना, चिकने से पत्थर, उनसे डैम बनाए जाते थे उस वक्त। रिजर्वेयर को क्रिएट किया जाता था, लेक्स को क्रिएट किया जाता था, कैनाल्स को बनाया जाता था। सो मेनी वेज वर देयर टू कंजर्व द वाटर इन द एंशिएंट इंडिया। काफ़ी सारे वेज को यूज किया जाता था। उसके एग्जाम्पल्स है, पहला है इन द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट नियर इलाहाबाद अ डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर गंगा। देखिए फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की अगर बात करें तो इलाहाबाद के पास एक डैम बनाया गया था गंगा रिवर के ऊपर। दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द वाटर कंजर्वेशन इन द एंशिएंट इंडिया। एक एग्जांपल हम ये दे सकते हैं। सेकेंड है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चंद्रगुप्ता मौर्य डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर्क एक्सटेंसिवली बिल्ट। कि चंद्रगुप्त मौर्य की अगर टाइम की बात की जाए तो उस वक्त भी काफ़ी सारे डैम्स लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर्क कंस्ट्रक्टेड, उनको बनाया गया था थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था। उसके बाद 11th सेंचुरी की बात करें, इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वॉज बिल्ट। 11th सेंचुरी में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, दैट वॉज द भोपाल लेक एंड इट वॉज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम। अपने टाइम की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इन द 14th सेंचुरी अ टैंक इन द हौज खास इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई इल्तुतमिश। और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था टू सप्लाई द वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया में, पानी को सप्लाई करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। ओके, ये 3-4 एग्जाम्पल्स है जो आपको अच्छे से समझना है कि एंशिएंट इंडिया में भी हम वाटर कंजर्वेशन करते थे और उसके हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर डैम्स मोर अ बेन देन द बून। हमें बताना है कि ये जो डैम्स है उनके नुकसान ज़्यादा है, लाभ कम है। ओके, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है। या फिर इसके लैंग्वेज रह सकती है कि वाई आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फेसिंग रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन विथ 3 रीजन्स। कि आजकल जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, डैम्स है, लोग उनका अपोज कर रहे हैं, कई सारे आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कारण बताने कि ऐसे क्या हो रहा है, या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डैम्स। डैम्स है या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स है, उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। वो डीमेरिट्स हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए, द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डैम्स आर, फर्स्ट, डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। पहला तो ये है कि जब भी हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर, नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। रिवर का नेचुरल फ्लो है वो उससे डिस्टर्ब होता है। सेकेंड, डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। कि डैम ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स, फ्रेगमेंट मतलब उसको टुकड़ों में बांट देता है। इससे क्या होता है? इट मेक डिफिकल्ट फॉर द एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। जो एक्वाटिक फौना, एक्वाटिक लाइफ है, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट ही नहीं कर पाती। ओके, एंड इट डिस्टर्ब देयर नेचुरल लाइफ। उनकी जो नेचुरल लाइफ है वो इससे डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? उसके बाद थर्ड है, डैम्स फेल्स टू कंट्रोल फ्लड्स कंप्लीटली, एज इट वॉज सेड दैट डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लड। कि पहले कहा जाता था कि डैम्स क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि फ्लड को रोका जा सके, बट दीज डैम्स फेल्स टू कंट्रोल द फ्लड्स कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि अब बाढ़ नहीं आती, बाढ़ अब भी आती है, फ्लड अब भी आती है। तो ये भी एक डिमेरिट बनाई जाती है कि दीज डैम्स फेल्स टू कंट्रोल द फ्लड्स कंप्लीटली एट इट वॉज टोल्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया था या कहा जा रहा था इनके बारे में। उसके बाद है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कोज्ड वाटरबॉर्न डिजीज एंड पेस्ट एटसेट्रा। देखिए, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो इसके कारण काफ़ी जगह पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं, क्योंकि जो वहाँ की लोअर जो रॉक्स की बात करें तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, ऐसे ही महाराष्ट्र में एक अर्थक्वेक आया था। सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कोज्ड वाटरबॉर्न डिजीज, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ द पेस्ट, यानी कि उससे भी जो डिजीज़ है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी इसका एक डिमेरिट कहेंगे। द डैम्स हैज़ रिजल्टेड इन द वाइड स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल। इसके साथ डैम्स के कारण काफ़ी संख्या में लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव साइड है। उसके साथ साथ डैम्स क्रिएट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। डैम के कारण स्टेट्स जो हैं उनमें काफ़ी सारे वाटर डिस्प्यूट है वो भी क्रिएट हुए हैं। ओके, तो ये इनके डिसएडवांटेजेस रहेंगे। इनमें से 3-4 आप अच्छे से अगर एक्सप्लेन करते थे तो दैट इज
मोर देन इनफ, वो आपके लिए काफ़ी रहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे दिए गए एक्सप्लेन द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को हमें बताना है कि कैसे किया जाता है। कि रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप। रूफ टॉप मतलब छत का जो पानी है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, इट इज़ कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप को यूज़ करके इसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्टेड वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग द सैंड एंड ब्रिक्स। जो कलेक्टेड वाटर है उसको फिल्टर किया जाएगा सैंड और ब्रिक्स को यूज़ करके। अंडरग्राउंड पाइप इज़ यूज टू टेक द वाटर टू द सम्प ऑफ द इमीडिएट यूसेज। अंडरग्राउंड पाइप है वो यूज़ की जाएगी, छत से नीचे लेके आए और उसके बाद एक पाइप डाल दी जाती है। एंड दिस इज़ यूज टू कलेक्ट द वाटर, टू स्टोर द वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए उस पाइप को यूज़ किया जाता है। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प इज़ टेकन टू द वेल। और एक्सेस वाटर है जो सम्प या टैंक है उससे उसको निकाल करके हम कुएं में भी डाल सकते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर। और जो एक्सेसिव वाटर है दैट वी हैव पुट डाउन इनटू द वेल दैट कैन रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकता है। एंड लेटर दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, फॉर वेजिटेबल, फॉर द एनिमल्स, ओके, कुकिंग, वॉशिंग, किसी भी काम के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ओके और ये जो वाटर होता है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। एंड इन राजस्थान इट इज़ नोन एज द पालर पानी। ओके ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उससे पानी को स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले बताओगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज़ ए वेरी चीप टेक्निक एंड ईजी टू यूज़। बहुत सस्ती तकनीक होती है, आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स जस्ट ए पीवीसी पाइप एंड वी नीड वन टैंक टू स्टोर द वाटर। दो चीज़ें चाहिए, एक पीवीसी पाइप चाहिए और एक चाहिए हमें टैंक जिसमें हम पानी को स्टोर करेंगे। ओके रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग ए पीवीसी पाइप एंड द कलेक्टेड वाटर इज स्टोर्ड इन द टैंक। टैंक में उसको स्टोर किया जाता है एंड बिफोर स्टोरिंग इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू यूजिंग सैंड एंड द ब्रिक्स को यूज़ करके इसको फिल्टर किया जाता है। एंड एक्सेसिव वाटर कैन बी पुट डाउन इनटू वेल में उसको डाला जा सकता है। एंड लेटर दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पज, अलग अलग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सिंपल से तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे स्टोर किया जाता है और वो क्या काम आता है पानी। ओके तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 मार्क करके बनेंगे। ओके हालांकि इस चैप्टर में से जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर टाइप में आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है इस बार, तो ये क्वेश्चंस भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए इसमें बनेगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा व्हाई डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। जो डैम्स है उनको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है, ऐसा है क्यों? ओके सेकंड व्हाट आर डैम्स, डैम्स होते क्या हैं? मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट और मेंशन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ इट, मेंशन एनी 4 मेरिट्स ऑफ इट, यानी कि ऐसे कुछ हमें बताना है इसके गुण क्या हैं। ओके तो सबसे पहले अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफन क्रिएटिंग ए रिजर्वेयर और लेक। देखिए रिवर है, पानी बह रहा है, उसके ऊपर एक डैम बना दिया जाता है और उसके बाद इसको इस पूरे इलाके में उस पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक, और उसको बाद में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो डैम कहलाएगा। ये वाला है वो डैम बन गया। ओके सो डैम इज़ ए बैरियर कंस्ट्रक्टेड ओवर फ्लोइंग वाटर, कि एक फ्लोइंग वाटर है उसके अक्रॉस अगर कोई बैरियर हमने कंस्ट्रक्ट किया तो उसको हम डैम कह सकते हैं। ओके थ्रू डैम्स मेनी पर्पजेज आर सर्व्ड एट द सेम टाइम, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। क्योंकि डैम्स बनाए जाते हैं तो उस वक्त एक साथ कई सारे मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हम उठाते हैं, तो इसलिए मल्टीपर्पज, मल्टी मतलब एक पर्पज नहीं, मल्टी मतलब बहुत सारे पर्पज है वो पूरे होते हैं हमारे। सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में इनको कहा जाता है। क्लियर? सो डैम इज ए बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर टू ऑब्स्ट्रक्ट और डायरेक्ट्स द वाटर, वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में डायरेक्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और डैम है दैट सर्व्स मेनी पर्पजेज एट द सेम टाइम, दैट्स वाई दीज आर नोन एज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि एक साथ हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द डैम्स, डैम्स के एडवांटेज क्या हैं, या फिर इसको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है। तो इसमें हम बताएंगे कि वेरियस पर्पजेज आर सर्व्ड एट द सेम टाइम, कि एक ही टाइम में हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, इसलिए इनको हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। कौन कौन से एडवांटेज होते हैं? देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन,
कि थ्रू द डैम्स व्हेन वी स्टोर द वाटर एंड आफ्टर दैट वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं, और किया भी जाता है। मेन एक हमारा पर्पज़ ये भी होता है, यानी कि पानी को है हमने रोका, उसको स्टोर किया, जो आर्टिफिशियल लेक है उसमें हमने स्टोर किया, और उसके बाद उसको धीरे धीरे से छोड़ा जाता है। जब उसको छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है, तो टर्बाइन से वो घूमती है, ओके, और टर्बाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वंस द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इट इज़ द सेम। जनरेट होने के बाद उसको छू करके देख लीजिएगा, ये सेम ही होगी वो, क्लियर, एक जैसे ही झटका मारेगी, क्लियर। तो ये है पहला पर्पज़ कि इससे क्या होता है कि व्हेन द वाटर इज स्टोर्ड इन द आर्टिफिशियल लेक लेटर इट इज़ यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। पहला कि ये पर्पज़ पूरा होता है। सेकेंड, द स्टोर्ड वाटर, स्टोर्ड जो वाटर है दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पज़। इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में नियर अबाउट 75% जो रेनफॉल है वी रिसीव ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसके बाद जो बाकी टाइम बच गए उसमें क्या करें, वी नीड वाटर फॉर इरीगेशन, वी नीड वाटर फॉर हायर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें वाटर चाहिए, ओके। सो ये जो स्टोर्ड वाटर है इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पज़ टू, इरीगेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सेकंड ये भी बेनिफिट है इससे। थर्ड है फ्लड कंट्रोल। दीज डैम्स आर वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स टू, फ्लड को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है, बिकॉज जो एक्सेसिव वाटर उस वक्त होता है दैट कैन बी स्टोर्ड इन द लेक्स, जो आर्टिफिशियल लेक्स है उसमें स्टोर किया जा सकते हैं, एंड दीज कैन बी डायरेक्ट इन टू द वेरियस डायरेक्शंस थ्रू द कैनाल्स के थ्रू अलग अलग डायरेक्शन में छोड़ दिया जाता है। सो ये फ्लड को कंट्रोल करता है, ओके। नॉट कम्प्लीटली 100% सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मेजोरिटी वे से बात करें तो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द फ्लड टू। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। उसके साथ साथ इनलैंड नेविगेशन, दीज डैम्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इनलैंड नेविगेशन टू, आसपास के इलाके में नेविगेशन की जाती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिश ब्रीडिंग टू, दीज आर्टिफिशियल लेक्स कैन बी यूज्ड फॉर द फिशरीज, मछली पालन के लिए यूज़ किया जा सकता है। These dams are also served as the purpose of the tourist place, टूरिस्ट प्लेस है उसके तौर पर भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, लोग आसपास के आते हैं, ओके। इसके साथ साथ दीज डैम्स आर हेल्पफुल फॉर द वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक हो चाहे वो इंडस्ट्रियल वे से हो, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई भी यहाँ से की जाती है। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज हो गए, मेरिट्स हो गए। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें एक साथ मिलते हैं, इसलिए इसे हम मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप में, सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है और उसके हमें एडवांटेजेस बताने। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द रेन वाटर इनटू द नेचुरल रिजर्वेयर और द टैंक्स एटसेट्रा। यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है, इट इज ए टेक्निक, किस टाइप की टेक्निक है, ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द रेन वाटर इनटू द नेचुरल रिजर्वेयर और द टैंक्स एटसेट्रा, में जो हम बारिश के पानी को स्टोर करते हैं ना, उसी टेक्निक को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं, ओके। एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज का बहुत सस्ता सा साधन है ये, ओके। सेकेंड, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बिल ऑफ वाटर, वाटर बिल्स जो आते हैं हमारे उसको कम कर सकते हैं इससे। डिक्रीजेज द वाटर्स डिमांड, वाटर की डिमांड जो है उसको कम करता है ये। रिड्यूसेस द नीड एंड अर्ज ऑफ द इम्पोर्टेड वाटर, जो इम्पोर्टेड वाटर है या बाहर से मंगवाया जाता है, एक स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ झगड़ रहा है तो उनके चांसेस को कम करता है। प्रमोट्स बोथ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, ओके। इसके साथ साथ हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ कैन बी इम्प्रूव थ्रू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भी इससे कम होता है, ओके। यानी कि ये कुछ इसके एडवांटेज रहेंगे। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स, जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पर, आपको जाना है वहाँ पे सर्च कीजिए ज्योग्राफी गुरु चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन आपको दिया गया, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो और पर्सनली भी मेरे से कनेक्ट हुआ जा सकता है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ एज ज्योग्राफी गुरु ऑफिशियल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।